क्यों लाइव है? नमस्कार दोस्तों, मैं आज डॉक्टर अरुण पांडे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पेज से मुझे लाइव होने का मौका दिया। निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में देश के बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है और जिस तरीके से देश के बहुत सारे लोग दूर दराज गांव से आकर, चाहे वो मजदूरी करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं या बैंकर्स हैं या अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, निश्चित तौर पे हम सारे लोग एक बड़े स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया। और अगर हम सबकी स्टोरीज को शेयर करके कुछ लोगों को हिम्मत मिलती है, कुछ लोग और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, शायद हम किसी एक या दो को भी मोटिवेट कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं मानूंगा कि इस पेज पर सत्या माइक्रो कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते या विवेक तिवारी होने के नाते अरुण पांडे ने जो प्रयास किया है, निश्चित तौर पे मैं उसे सफल समझूंगा। हम सबका जीवन अनेक उतार चढ़ाव से गुजरता है। जिंदगी अगर भविष्य आपका बहुत क्लियर ना हो, आपको समझ में ना हो, गहरा अंधेरा भी दिखाई दे रहा हो, तो निश्चित तौर पे एक एक कदम चलते जाइए, रास्ता मिलता जाएगा, कुहासा छटता जाएगा, अंधेरा कम होता जाएगा और धीरे धीरे आप जो है एक अंधेरी दुनिया से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। मैं आज जब अपने बारे में बात करना चाहता हूं तो निश्चित तौर पे 43 साल की उम्र में मुझे करीब करीब 22 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं अपने दोस्तों के बीच में कई बार कहता हूं कि मैं बाल मजदूर रहा हूं। वह इसलिए कि आज के समय में जब लोग 28-30 साल तक अपना कैरियर ढूंढ रहे होते हैं, अपना भविष्य सोच रहे होते हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस समय में हम सब लोगों ने बड़ी कम उम्र में एक संक्रमण काल में अपना जीवन शुरू किया। मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था 1991 में जब ओपन हुई थी, उस समय हम लोग इंटरमीडिएट में थे, यूनिवर्सिटीज आ रहे थे, तब देश आरक्षण के दंगों में डूबा हुआ था और शिक्षा या कैरियर वो किस तरफ होगा, हर माँ बाप को उस समय खाली दो सपने दिखाई देते थे, या तो लड़का डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, या फिर अगली कैटेगरी आती थी शायद वो लॉयर बन जाएगा या टीचर बन जाएगा। नॉर्मली जो है मैं अपने आसपास के जितने लोगों को जानता हूं, उन सब लोगों ने इन्हीं चार कैरियर में से एक चुना था। सबसे पहले वो या तो साइंस पढ़ते थे या आर्ट्स या कॉमर्स, अगर पढ़ने में आप ठीक ठाक हैं तो आप साइंस पढ़ते थे, और थोड़ा सा मैथ्स अच्छी है लेकिन समझ अच्छी है लेकिन साइंस का उतना आपको ज्ञान नहीं है या उधर रुचि नहीं है, आप कॉमर्स ले लेते थे। और अगर आप साहित्य में आपकी रुचि होती थी, या आप घुमंतु प्रजाति के होते थे या फक्कड़ समाज के होते थे या आनंद में डूबे होते थे या एक अपनी दुनिया मस्त होते थे, तो आप आर्ट्स का चयन करते थे, ऐसा उस समय माना जाता था। और समय के साथ जब मैंने देखा कि ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो सब बेईमानी थी। आप अगर कुछ भी अपनी कैरियर के चूज करते समय आपने कुछ भी अपनी स्वच्छंदता से, अपनी इच्छा से चूज किया, या आपको अपने कैरियर के बीच में कहीं एहसास हुआ
कि यह काम मैं बेहतर नहीं कर सकता, और आपने अपना समय बचाते हुए नए करियर की तरफ अपने आप को ले गए, तो आपने अपना समय बचाया जो है। औरों की तरह मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मेरा खुद का 12th मैंने जब पास किया तो मेरे ग्रैंडफादर की बड़ी इच्छा थी कि घर में एक डॉक्टर अगर मैं बन सकता हूं, तो मेरी अपनी खुद की भी बड़ी इच्छा थी। वजह यह थी कि जब मैं 8th क्लास में था, कक्षा 8 में जब पढ़ता था, तो मैं अचानक बीमार हुआ और करीब 5-6 महीने में अस्पतालों के चक्कर काटा हूँ। और उन अस्पतालों के चक्कर काटते समय जिस तरीके से मैंने डॉक्टर और नर्सेस को सेवा करते देखा था, उससे मेरे दिल में वो जो उनकी लगन थी, जो श्रद्धा थी, जो प्रयास थे, उससे मेरे दिल में एक हौसला जगा कि हाँ, यह शायद एक बेहतरीन पेशा है जिसमें हम जो है समाज के हर आदमी जो रोता हुआ आता है उसको हम एक दर्द की दवा देते हैं, उसको हम आराम देते हैं और वो थोड़ी सी खुशियां लेकर वापस जाता है। उस सपने के साथ मैंने भी अपनी तैयारी शुरू की। मैं डॉक्टर अरुण पांडे को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, अच्छे से सफल हुए और एम्स से इन्होंने MBBS MD किया। तो हम लोगों ने जब अपना प्रयास किया तो उस समय शायद होने को कुछ और मंजूर था। जीवन के जो वो शुरुआती 12th के बाद के जो पहले 4-5 साल हैं वो भयावह हैं। 2 साल 3 साल जो है आपके गार्जियंस, आपके दोस्त, आपके जानने वाले आप पर भरोसा करते हैं। आप पढ़ने में अच्छे हो, आप टैलेंटेड हो, आप कुछ कर रहे होगे, आप कुछ कर लोगे, लेकिन सत्यम तो वो जो समय है जो है वो थोड़ा निश्चित तौर पे सबकी जिंदगी में आता है। और एक नया क्षेत्र चुनना अपने आप में काफी मुश्किल होता है। 3rd अटेम्प्ट में जब मैं मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया, होम्योपैथ और आयुर्वेद और वेटनरी की तरफ काफी ऑप्शंस मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उधर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि इस प्रयत्न के बाद मुझे कम में संतोष करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है फिर 6 साल पढ़ने की हिम्मत भी कई बार नहीं बची होती। आपको अपने परिवार की, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो मैंने उस समय का बड़ा अनजाना सा क्षेत्र था जो है रूरल मैनेजमेंट, और मैंने उसमें मैनेजमेंट किया। और रूरल मैनेजमेंट उस समय काफी इग्नोर्ड सा था, मतलब देश के मात्र 4 कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, उसमें से इलाहाबाद से IRT था और इरमा आनंद में था, IRM जयपुर था और एक साइंबी रांची थे। तो इन 4 कॉलेजेस से ही उस समय PG डिप्लोमा मिला करता था, PG डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो शायद वो नियति है जो मुझे ले जा रही थी उस तरफ से। मैं एक तरफ से मेडिकल फील्ड से सीधा मैं जो है रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहा था, और लोगों की नजर में लग रहा था पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे जो दोस्त थे वो, उनको लगता था हाँ हार गया है, शायद कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहा है। और मैं सोच रहा था कि शायद मैं 2 सालों के अंदर जो है मेरे पास जो है एक मैनेजमेंट डिग्री होगी और जिसके बेस पे मैं कम से कम जो है जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। और कैंपस से ही मुझे चांस मिला जो है यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स में काम करने का। चाइल्ड राइट प्रोजेक्ट में एज ए प्रोग्राम मैनेजर मुझे काम करने का चांस मिला। मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी इसके हैं जिनको मैंने मॉनिटर किया। उसी बीच नाबार्ड के बहुत सारे प्रोग्राम्स के तहत मैंने SHG प्रोग्राम होते थे उस समय जो है, जिनके बैंकर्स को मैंने एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। मेरे लिए सब विषय नए थे। हाँ ठीक है, जब आप पढ़ रहे होते हो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने उनको पढ़ा। और उस बीच जो है जिंदगी का सबसे कठिन फैसला वही था कि आपको अपनी एक सेट ट्रेंड से लाइन लेंथ आपको चेंज करनी है, आपको अचानक अपनी चॉइस चेंज करनी है, आपको एक नई दिशा में जाना है। और शुरुआत का जो 2-3 साल होता है किसी भी कैरियर का, वो काफी अनजाना सा होता है। माइक्रो फाइनेंस उस समय उभर रहा था। मेरे कई सीनियर्स जो है वो माइक्रो फाइनेंस में UP ईस्ट में कैशपुर माइक्रो क्रेडिट करके एक कंपनी का फाउंडिंग टीम के थे, और माइक्रो फाइनेंस इंडिया में उस समय 97-98 में जन्म ले रहा था। तो कहीं न कहीं से कुछ कॉमन फील्ड में मैंने ऑब्जर्व किया। लोगों को, गरीब लोग जो है
वो 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए उस जमाने में लेकर आत्मनिर्भर बनते थे और वो काफी कुछ जो है छोटी छोटी दुकान शुरू करते थे। यह सरकार के बहुत सारे ग्रांट और छूट और लूट और अनुदान के बहुतेरे प्रोग्रामों से भिन्न था। इसमें जो गरीब लोग हैं वो रिस्पेक्ट के साथ बारो करते थे, अपने छोटे छोटे व्यवसाय लगाते थे और उससे जो है वो धीरे धीरे 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं से मैनेज कर पाते थे। उस जमाने में 3,000 रुपए में चाय की दुकान खुल जाती थी, 3,000 रुपए में सब्जी की दुकान खुल जाती थी। तो चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, फलों का ठेला, इस तरीके का सेगमेंट जो है वो मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे लगा कि हाँ, निश्चित तौर पे मैं एक डॉक्टर बन के जो खुशियां नहीं बिखेर सकता था, शायद मैं इन गरीबों के चेहरे पर इनको फॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़कर, जहां पर लोग जो है उस जमाने में 10 से 15% जो है प्रतिमाह ब्याज दिया करते थे। साहूकारी का जमाना था और 10 to 15% नॉर्मल उनकी अपनी बोरोइंग रेट होती थी। अगर मैं किसी गांव में गया, मैंने देखा कि किसी ने 1,000 रुपए जो है अपने बेटे को मुंबई भेजने के लिए, उसमें मुंबई भेजने के लिए किसी से बारो किया था और हर महीना उसे जो है 120 रुपए वो देते थे और 3 साल से दे रहे थे। और उनका बेटा जब मुंबई से कमा के आया तो सबसे पहले जो है वो उनके घर गया और उनके 1,000 रुपए और साथ में जो है 1 साल का ब्याज करीब करीब जो है 1,440 रुपए, 2,440 रुपए 1,000 के बदले उन्होंने दिए और फिर जाके उन्होंने जो है उनको मुक्त किया जो है। तो ये मैं सौभाग्यशाली कई बार ये मानता हूं कि मैं करीब करीब बहुत इस सेगमेंट को बड़े नजदीक से देख रहा था। चाहे वो मेरा अपने आसपास का गांव का परिवेश था, जहां पे मैं लोगों को 500 रुपए और 200 रुपए के लेन देन के लिए लोगों के पीछे घूमते देखता था, चाहे वो जानने वाले मित्रों का भी परिवार रहा हो, जहां लोग जो है काफी संघर्ष के साथ जो है जीवन जी रहे थे। तो परमात्मा ने, मुझे लगता है कि मुझे इस फील्ड में एक तरह से ढकेला था, क्योंकि एक तरफ आप मानिए कि आप मेडिकल फील्ड जाना चाह रहे हैं, फिर आप अचानक रूरल डेवलपमेंट जाते हैं, फिर आप यूनिसेफ में जाते हैं, यूनिसेफ का आप एक ठीक ठाक कैरियर छोड़कर अचानक आप माइक्रो फाइनेंस की दिशा पकड़ते हैं। और जिस जमाने में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में गया तो मुझे पूछा गया कि यूनिसेफ में आपको ठीक ठाक सैलरी मिलती है, आपको कार मिली हुई है, यहाँ पर तो हम आपको ये सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर सकते, अगर आपके पास अपनी गाड़ी होगी तब आप अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा मैं किसान घर का बेटा हूँ, जो है मेरे परिवार में खेती किसानी है, मेरे ग्रैंडफादर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं, मेरे फादर जो है वो एडवोकेट रहे हैं, लेकिन खेती हमारे पास थी जो है, जिसमें हम लोग कई बार छुट्टियों में अपने ग्रैंडफादर के साथ जब रिटायर हो गए तो खेतों में बड़ी मेहनत करते थे। और उनको मेहनत इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी 3,000 रुपए की पेंशन थी और मुझे पढ़ने के लिए उन्हें 4,000 रुपए देना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि क्या हम अपनी सैलरी या पेंशन से भी ज्यादा हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी लाइफ में वो काम किया, वो निश्चित तौर पे वो कमिटमेंट था। और कई बार हताश होता था, कई बार निराश होता था, कई बार लगता था कि पता नहीं सीधे रास्ते कहाँ तक जाते हैं या कैसे हैं, पता नहीं। कभी निराश हुआ तो कहीं से कविता पढ़ी जो है कि अपने हर युग में हरिश्चंद्र को डोम का ही काम मिलता है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उनकी जिंदगी में जो सबसे आखिरी पल है, जिनको सत्य का बिल्कुल देवता माना जाता था, उनके जीवन का जो आखिरी पल था वो आप सबको याद होगा कि उनको जाकर डोम का काम करना पड़ा था। उनके बेटे की मौत हुई पड़ी थी, सांप ने काट लिया था, और उस समय उस बेटे की मौत के बाद भी उन्हें कर लेना था अपनी पत्नी से, और उन्होंने अपने आंचल फाड़ कर उनको कर दिया था जो है, तो जलाने के लिए तब परमिशन दी थी। तो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में बड़ा अजीब सा था कि शायद सीधे रास्ते बड़े कठिन हैं। वो पुराणों में और कहानियों में और हर जगह मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये सीधे रास्ते बहुत ही कठिन है। लेकिन मेरे
ग्रैंडफादर ने जो मुझे सिखाया वो एक लाइन सिखाई कि जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन ठगना मत ठगाना। अगर आपको कोई ठग कर चला जा रहा है तो आप परेशान मत होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने अपने कर्म खराब किए हैं। तो वो कई बार ऐसा लगा कि शायद ये बड़ा अच्छा तरीका नहीं है, क्यों इस तरह से कहते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा कि उसकी हमेशा अहमियत रही। जो आपकी नीयत है वही आपकी नियति तय करती है। जिस तरीके से आपकी अगर नीयत है लोगों की सेवा करने की, तो निश्चित तौर पे आपके रास्ते बन जाएंगे, आपको आगे बढ़ने का तरीका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने तरीके ही अपने आप का रास्ता ही छोटा रखा, तो हो सकता है शुरुआती सफलता आपको मिले, लेकिन आपको जो है निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जाके आपको ठहरना पड़ेगा, आपको लौटना पड़ेगा। हम इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस में मेरी शुरुआत हुई। और शुरुआती दिनों में जब गुजरात का गोधरा हो चुका था, गोधरा कांड के बाद का समय है जब मुझे माइक्रो फाइनेंस के विस्तार के लिए किसी एक कंपनी के लिए गुजरात में काम करने का मौका मिला। मेरे घर से काफ़ी दूर था और सैलरी वगैरह उस जमाने में थोड़ी अच्छी थी और बिल्कुल पैसे थोड़े अच्छे ज़रूरत थी, इसलिए अच्छे लगते थे। लेकिन जो दूसरी बात थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे पूछा कि मेरे फादर ने मुझे कई बार उन जगहों पर मदद की जहाँ पे मेरे पास कोई सहयोग नहीं था, वो मैं अलग से भी चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे खाली एक लाइन कहा, अगर पैसे के लिए जा रहे हो तो मत जाओ। मैंने कहा नहीं, पैसे से ज़्यादा जो है जो मैंने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने का मुझे एक अवसर दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मैं सीखा हूँ उसको मैं थोड़ा बेहतर करके इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, शायद मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। उनका अगर सीखने या सिखाने के लिए चांस है तो जरूर जाइए जो है। और इन सारी उतार चढ़ाव के बीच जो है मैं गुजरात पहुंचा। गुजरात में एक छोटी सी कंपनी जो है उसका मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे मैंने काम करना शुरू किया और 1 करोड़ रुपए के आसपास का उसका टर्नओवर था जो है, और लगभग मैं उनके साथ 2.5 साल तक काम किया। उस 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी को अपने रिजीम में मैं करीब 11 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक मैं ले आया और एक अच्छे लेवल तक ले आया। घर दूर पड़ता था, गुजरात तक उस ज़माने में अपनी क्षमता नहीं होती थी कि हम फ्लाइट बुक करें। फ्लाइटें बड़ी लग्जरियस मानी जाती थी और टिकट्स लेना जाना, उस ज़माने में लगता था कि फ्लाइट्स जो है मतलब पता नहीं क्या होती हैं, शायद कोई स्पेशल कैटेगरी है जो उस पर चलती है, हम लोगों के लिए तो है ही नहीं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में दोस्तों को, लोगों को देखते हुए, सुनते हुए अनुभव किया कि निश्चित तौर पे लोग हर व्यक्ति की अपनी एक संघर्ष की कहानी है। मैंने ये महसूस किया कि किसी को भी कुछ यहाँ पर आसान नहीं मिलता है। सब कुछ आपको हारने का बहुत सारा मौका है। हर व्यक्ति आपको हारते हुए देखने में शायद खुश है, शायद बड़े कम लोग हैं जो आपकी जीत में खुश होंगे। वो गिनती बड़ी छोटी है, जो है नंबर्स बहुत छोटे हैं। तो उस समय जब मैं गुजरात में था तो मैंने एक छोटी सी कंपनी थी जिसके अपने गवर्नेंस और स्ट्रक्चर सारा कुछ ठीक करते हुए एक नंबर तक मैंने अचीव करने की कोशिश की और मेरी किस्मत भी अच्छी रही कि सेम टाइम में माइक्रो फाइनेंस एज ए सेक्टर जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ। और जब मैं इस सेक्टर में आया था तो जहाँ तक मुझे याद है पूरे सेक्टर का जो टोटल पोर्टफोलियो था करीब 1000 करोड़ रुपए का था और 10-12 कंपनियां, छोटी छोटी एनजीओज और बाकी अलग अलग स्ट्रक्चर में ट्रस्ट और एनजीओ अलग अलग मॉडल में लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। और ये बड़ा कंफ्यूजन था कि ये जो है सोशल सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है या सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर है। तो 2008 में उस जमाने में अच्छा क्या था कि जो भी काम किया वो बहुत सारे बैंकर्स ने देखा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने देखा और मेरे उस काम से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे। जो है तो मेरा नाम किसी ने सजेस्ट किया, एक कंपनी जो है वो माइक्रो फाइनेंस में दिल्ली से वो लोग अपना काम शुरू करना चाह रहे थे। उनका करीब 30-35 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो था। तो कई काम उससे जो है उन्होंने मेरी सीवी सोर्स की और बहुत सारे लोगों को मिले और उन्होंने इंटरव्यूज किए। तो मेरा भी कॉल लेटर आया, मैं उनको इंटरव्यू देने गया। उनके बोर्ड के और सीनियर लेवल के कई लोग थे, 5-6 लोग थे और बहुत तेरे उन्होंने सवाल पूछे मुझसे, जो है जो भी उनको लगा। मैंने उनको बस खाली एक ही चीज कहा कि मैं जो है
ग्रोथ बिल्कुल देखना चाहता हूँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ देखना चाहता हूँ, और एक क्वालिटी पोर्टफोलियो बिल्ड करने में बिलीव करता हूँ। और क्योंकि मुझे जमीन भी पता है और आसमान भी पता है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ पर कितनी देर तक टिके रहना है। तो वो मैंने अपने कैरियर में धीरे धीरे चलते हुए देखा, जब मैं अपने गांव की पगडंडियों से चलता हुआ जो है महानगरों की तरफ बढ़ रहा था। रहने दो यार सकते हैं भाई, मेरा बेटा है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप बेटा उधर चले जाओ, ठीक है। तो मैं दिल्ली आया, और दिल्ली की एक 25-30 करोड़ रुपए की कंपनी थी जो है, जिसका पोर्टफोलियो 30 करोड़ के करीब था, और उन्होंने मुझे हेड ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे चार्ज दिया। एक पूरा वर्टिकल एक तरह से पूरी कंपनी हवाले की, जिसको मुझे ठीक से डिजाइन करना था, काम करना था, स्क्रैच से शुरू करना था। और मैंने अपना पोर्टफोलियो, अपना वर्टिकल एकदम स्क्रैच से शुरू किया। 8 साढ़े 8 साल उनके साथ काम किया। 8.5 साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लर्निंग की उनके लिए। एक अकेले से शुरू करके 5,000 लोगों की ऑल ओवर कंट्री टीम बिल्ड की। लगभग 16 प्रदेशों तक मैंने उनका विस्तार किया, और देश की एक सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंपनी के तौर पे उनका नाम किया। और जो 20 रुपए के उनके शेयर्स थे जब मैं ज्वाइन कर रहा था, उनकी शेयर की लिस्टिंग जो है, और जो मेरे टाइम में उसका पीक था, 716 रुपए का था। 716 रुपए, 20 रुपए के शेयर्स उनके मेरे रिजीम में बढ़कर 716 रुपए गए। और मेरी मेहनत से, परफॉर्मेंस से बोर्ड और मैनेजमेंट उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन थी। और जब तक मैं रहा, ऊपर वाले की दया से जितनी भी विघ्न बाधाएं अलग अलग जगहों पे आई देश में, वो हम सब लोग मिलकर बड़ी आसानी से हम सब लोगों ने विजय हासिल की। एक बड़ी टीम बिल्ड की, और टीम का भरोसा जो है, निश्चित तौर पे मैंने अपनी टीम के साथ एक बड़ा आसान काम देखा कि अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में आपसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आपकी टीम जो, निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में 2-4 लोग आएंगे जाएंगे, सबके विचार आपकी तरह से नहीं होंगे, या सब लोग एक जैसा नहीं सोच पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में लोग जो है वो, अगर आप जैसा देंगे वैसा आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से आप उनकी तरफ आप देखते हैं, उस तरफ से उससे ज्यादा वो आपकी तरफ देखते हैं। तो 5,000 लोगों की टीम भी, मुझे लोग पूछा करते थे कि इतना आप कनेक्टेड कैसे हो, ग्राउंड तक आप इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे होती हैं। हमने कहा, मैंने जो है, मेरी कुर्सियां जरूर बड़ी हुई, लेकिन मैंने अपना पकड़ जो है नीचे तक रखा, क्योंकि जो नीचे का आदमी है, जो कैरियर शुरू कर रहा है, जब मैं अपना कैरियर शुरू कर रहा था तब मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, वो जब उन लोगों की नजरों में देखता हूँ, मुझे लगता है उनके भी चैलेंजेस अभी भी थोड़े बहुत बदले होंगे, लेकिन लगभग वही है। उस समय अगर कोई एक शब्द भी बोल देता था, चिंता मत करो हो जाएगा, तो पता नहीं कहाँ का आत्मविश्वास आता था, पता नहीं कहाँ का कॉन्फिडेंस आता था, और वो हो जाता था। ये बड़ा जादुई शब्द है, चिंता मत करो हो जाएगा, घबराइए मत, ये भी हो जाएगा, परेशान मत होइए, हो जाएगा। इन शब्दों को मैं देख रहा हूं कि जादू का असर होता है। आपके साथ आपके गार्जियंस कहते हैं परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्यों आपको लगता है हो जाएगा। कई बार आपको आपका कोई दोस्त कहता है अरे घबराने कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ देर बाद हो जाता है। या वक्त एक मरहम होता है, थोड़ी बात परिस्थितियां बदलती हैं, और हर व्यक्ति की लाइफ में हारने और जीतने का मौका बराबर आता है। आप उस मौके के समय में आप कहाँ थे, किस तरह से थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक 4200 करोड़ की पोर्टफोलियो की कंपनी जो है, उनकी 2 कंपनियां थी, दोनों मिला के 4250 करोड़ का पोर्टफोलियो होता था, जो मेरे अपने गाइडेंस में था, मेरे अपने हाथ का बनाया हुआ करीब करीब था। जो है 10,000 करोड़ रुपए के लिए उनके लिए लेंडिंग किया। माइक्रो फाइनेंस बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव है। जो है यह जो है नीचे जमीन से जुड़ा हुआ बिल्कुल सीधा काम है, जहां पर लोग जो है 15-20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए तक का छोटा छोटा लोन लेते हैं, और उससे वो, हमारे सेगमेंट में ज्यादातर महिलाएं हमारी जो है वो बारोवर्स हैं, वो या तो अपना ब्यूटी पार्लर काम करती हैं, या मनिहारी काम करती हैं, सब्जी काम करते हैं। उनके पति जो है वो आजकल मोबाइल शॉप बहुत सारे लोग खोलते हैं, बहुत सारे लोग बैंकों के बीसी पॉइंट्स लोग बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑटो खरीदे हैं। तो ये जो मेहनत का तबका है, जिसको कोई पैसा नहीं देता, मैं कई बार कहता हूँ माइक्रो फाइनेंस वो है जो उसको कोई पैसा नहीं देता था। और
उन लोगों को उस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी और पैसे का भरोसा पाना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। तो ये सेगमेंट जो है बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के, एक दूसरे की आपसी सहमति पे और ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस की बड़ी जबरदस्त है। जो जांच पड़ताल का प्रक्रिया है वो बड़ा जबरदस्त है। तो गरीब आदमी, ये सेक्टर इस बिलीव के साथ खड़ा होता है, गरीब आदमी बेईमान नहीं होता, गरीब आदमी बेईमान नहीं होता। ज्यादातर गरीब जो है मजबूर हो सकते हैं, बेईमान नहीं हो सकते। 2-5% आजकल जो है कुछ सीखे सिखाए दुनिया के अलग अलग कामों में लोग जो है, हो सकता है कुछ होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो या तो जो गरीब लोग हैं, मैंने बड़े हजारों लोगों को देखा। जब मैं अपनी उस कंपनी में था जो उसको मैं सत्या के पहले जिसको मैं हेड कर रहा था, लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने फाइनेंस किया था और एक 8.5 साल के समय में किया था। 8.5 साल में 10,000 करोड़ के फाइनेंस तक हम पहुंचे और पता नहीं कितने लोगों को देखा जो एक रिक्शे शुरू करके उन्होंने 10-10 रिक्शे अपने खरीदे, एक गाय या भैंस उन्होंने खरीद के उसके दूध बेचकर उन्होंने अपना तबेला खड़ा किया जो है। और ये बड़ा जादुई सेक्टर है। मैं बताता हूँ, मैं अपने कस्टमर्स के साथ बात करता हूँ, अगर आपने हमारे पैसे जो है जो हम लोग देते हैं एक अच्छी नीयत से देते हैं, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे इससे बाहर आ जाते हो। अगर आपने मिले हुए पैसे को आपने जो है उस समय की दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल कर लिया, कपड़े में, मिठाई में, घूमने में, तो अगर आपने अपने पैसे की पूंजी ही खत्म कर दी तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। कभी कभी लोग जो है लोन्स को मिसयूज कर लेते हैं, शराब पी जाते हैं कुछ लोग जो है। कभी कभी महिलाएं बेचारी जो है वो लाख कोशिश करती हैं कि आदमी उनका साथ दे, लेकिन कभी कभी वो साथ नहीं देते हैं, गलत जगहों पे खर्च कर लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस सेक्टर की जो सक्सेस रेट है 98-99% है। 98-99% लोग जो है बड़ी मेहनत कश हैं, बड़े ही ईमानदार हैं और बड़ी ही जो है पैसे की कीमत जानते हैं। हम लोगों को लगता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हमें ही समझ में आती है, लेकिन मैंने जब गांव में लोगों को देखा, उनसे जब बात किया, तो हमने महसूस किया कि उनकी भी समझ जो है किसी से कम नहीं है। हो सकता है किताबी ज्ञान उनके ना हो, लेकिन उनको जो है काम करने की समझ है, उनको ये अच्छी समझ है कौन सा बिजनेस वो कर सकते हैं। हम लोगों की बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम किसी को ये नहीं बताते कि आप काम कौन सा करिए, हम उनको कभी नहीं बताते कि आप इस बिजनेस में जाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को खुद पता है वो कौन सा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, उसकी क्या क्षमता है, क्या नहीं है। हाँ, अगर उसको उस पर उसने अपना कोई ऑब्जेक्ट चूज किया, उसने अपना कोई बिजनेस आइडेंटिफाई किया, देख के समझ के 4 लोगों से बात करके, अगर उस पर उसको फिर उसको कुछ जानकारी चाहिए, निश्चित तौर पे हम लोग मुहैया कराते हैं। तो वो काफी अलग तरीके से काम करता है। और माइक्रो फाइनेंस जो है वो निश्चित तौर पे आज आप लोग कई बार देखते होंगे कि बांग्लादेश की ग्रोथ काफी अच्छी है। माइक्रो फाइनेंस का जन्म जो है वो बांग्लादेश से हुआ, और आज मैं जब बांग्लादेश की ग्रोथ में देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि वहां पर माइक्रो फाइनेंस का पिछले 50 सालों का जो काम उसने जो है उस देश को नई गति दी है। क्योंकि जो गरीब तबका है वो आत्मनिर्भर बना है। गरीब तबका जो है वो छोटे छोटे रोजगार करता है, काम करता है, और वहां पर अगर, और बांग्लादेश एक बड़ा छोटा सा देश है, लेकिन साल भर जो है तो ढेर सारे साइक्लोन्स और बाढ़ और बाकी चीजों से बार बार प्रभावित होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोग 98-99% का रिपेमेंट रेट मेंटेन करते हैं, जबकि हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज का भी रिपेमेंट जो है इतना अच्छा कई बार नहीं होता। वजह यह है कि लोगों के अंदर जो है बड़ा बनने की चाहत है। उनको पता है कि इस पैसे का अगर हमने सही से इस्तेमाल किया तो हमें धीरे धीरे बन आकर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एक 5 साल का समय वो हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, 5 साल का 6 साल का समय लीजिए जिसमें पूरे पैसे का सही से इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे अपने आप को जो है अपनी गरीबी रेखा से धीरे धीरे ऊपर आइए और अपने बिजनेसेस बड़ा करिए जो है। और अगर आप अपने बिजनेसेस को धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं, आपकी रोज की आमदनी बढ़ जाती है, बिना कहीं दूर गए आपको काफी कुछ जो है आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। आज के समय में सर्विस इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो दोस्तों,
मैं जब अपनी जिंदगी को बार बार देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने उस गरीब बारोवर से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि वो कितने सारे उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आए और वो बिना हारे वह जो है इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में योगदान दे रहा है। तो 2016 में 1 नवंबर को हम लोगों ने एक छोटी सी टीम के साथ मिलकर सत्या माइक्रो कैपिटल की स्थापना की। आज लगभग 3.5 साल के करीब का समय है, जिसमें से शुरुआती 2.5 महीने जो है वो नोटबंदी के थे। नवंबर और दिसंबर महीना खाली नोटबंदी का था। 7वें दिन हम लोगों ने नोटबंदी फेस किया। डेमोनेटाइजेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों ने काफी मजाक उड़ाया, कहा कि ये EMD बनने चले थे, ये तो कंपनी खड़ी करने जा रहे थे, देखो खुलने के पहले ही बंद हो गए हैं। ये तो ऐसे ही होता है लोगों के साथ, जो है लोग कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर वो कंपनी खड़ी कर लेते हैं। और अपने साथ साथ जो है मैं तब तक जो है 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे चुका था कि खुद तो गए ही, 50 लोगों को और जिंदगी बर्बाद कर दी। वो शब्द मैंने सुने कई जगहों से जो है, और बड़ी वेदना भी हुई, बड़ी तकलीफ भी हुई। लेकिन मैं अपनी टीम के साथ वापस आया। मैंने कहा कि ये हमारे लिए मौसम अपॉर्चुनिटी है। इस समय जो है जब पूरा सेक्टर जो है अगले 6 महीने तक करीब करीब खड़ा है, इस देश में खाली एक कंपनी खड़ी दिखाई देगी, वह सत्या माइक्रो कैपिटल। अगर खाली हम जो है इस मॉडल को ठीक कर सकते हैं, इसमें जो है डिजिटाइजेशन ला सकते हैं, इसको हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, इसकी अंडरराइटिंग प्रोसेस को हम बेहतर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे इस सेक्टर में हमें अपनी एंट्री बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और मेरे जो शुरुआती जो 7 लेंडर्स थे जो है, मैं उनको नहीं भूल सकता। जो है मेरे लिए जो है उस समय रिलायंस कैपिटल ने जो पहला लोन सैंक्शन किया जो है वो 2 करोड़ रुपए का, वो मेरे लिए, और उससे भी पहले मेरे 173 जो है दोस्तों ने, मित्रों ने, साथ काम करने वाले साथियों ने, या दूर दराज कहीं कोई बचपन में कोई मिला था जो कहीं और पहुंच गया था, उन सब लोगों ने 173 लोगों से मैंने जो है 10 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा की थी। वह पूंजी इकट्ठा करना बड़ा चैलेंजिंग जरूर था। मैंने उस समय जो है जिसने मुझे 1 लाख रुपया भी दिया उसको मैंने उतना ही समय दिया था जिसने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे। और उसमें एक एक पूंजी जो है हर व्यक्ति ने, वो कोई बड़े इन्वेस्टर्स नहीं थे जो है, वो उन लोगों को खाली एक नाम पर भरोसा था। उनको ये पता था कि कम से कम ये आदमी कुछ भी करेगा, मेरे पैसे को ठीक रखेगा, जो है इसको नहीं खा जाएगा, इसको ये खराब फेल हो सकता है लेकिन इसकी नीयत खराब नहीं हो सकती। तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन 173 लोगों का जिन्होंने मुझे शुरुआती समय में सपोर्ट किया। और वो उनके वो 1 लाख रुपए ना किसी के 100 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए के बराबर थे। अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए है, उसमें से 10 करोड़ रुपए डाल रहा है, और किसी के पास कुल जो है 1.5 लाख की पूंजी, उसमें से 1 लाख रुपया दे रहा है, तो दोनों बड़ा अंतर। उनके पास 1 लाख और 1.25 लाख 1.5 लाख की अपनी हैसियत थी, उसके बावजूद 1 लाख रुपए जो है वो सत्या में एज ए शेयर होल्डर डाल रहे थे। तो मैं 1 लाख रुपए से लेके जो है मुझे मेरे किसी दोस्त ने लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए भी दिए। मेरे अपने खुद के जो है 5-1 करोड़ रुपए थे, और लगभग जो है 1.5-2 करोड़ रुपए जो है बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर से इकट्ठा कर लिया। तो वो इस कंपनी के निर्माण में नींव का पत्थर का काम किया। और जो मैंने दिनों सेक्टर में काम किया था, जो मेरी अपनी रेपुटेशन थी, उसके बस पर जो है मुझे शुरुआती 7 लेंडर्स मिले जो पहले साल में मिले, और डिमोनेटाइजेशन के ठीक बाद मिले, जो प्रायः किसी के लिए असंभव था। मतलब अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं, वैद्यनाथन साहब ने, उस समय कैपिटल फर्स्ट होता था, उन्होंने मुझे 17 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पर मुझे 9.5 करोड़ रुपए दिए। अगर मैं उस समय की बात करूं, IFMAR ने जो है मुझे कहा कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगी 50% हम पूरा करेंगे, जितने पैसे की आपकी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से रिलायंस ने कहा कि हम आपके पहले लेंडर बनना चाहते हैं। ठीक है, आज जो कंपनी जो है वो अलग अलग अनिल धीरूभाई अंबानी वाली कंपनी का हिस्सा था, तो शायद उनका बीच में जरूरत पड़ी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हो सके तो अपना लोन प्री क्लोज करिए। तो हमने खुशी खुशी कर दिया था, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी और हमारे पास उनके 50-1 लाख रुपए बचे थे। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया अगर हो पाए तो प्री क्लोज कर दीजिए। तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कर दिया था।
वजह यह थी कि जब मैं कुछ नहीं था उस दिन भी उन्होंने सामने से कहकर, उनकी टीम के लोगों ने, सुधाकर मोगरा और प्रवीण आचार्य, इन लोगों ने मुझे जो है 2 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया था। कह के दिया था कि हम फर्स्ट लेंडर बनना चाहते हैं। आपको मैं गूढ़ बात बताऊं, कोई भी फर्स्ट लेंडर नहीं बनना चाहता। हर आदमी चाहता है कि फर्स्ट लेंडर हम न बने, दूसरा कोई भी आ जाए, सेकंड हम हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे। मैं उस समय जो है महिंद्रा फाइनेंस में जो है अभिजीत किशोर होते थे, उन्होंने मुझे शुरुआती 1 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया। तो अनन्या फाइनेंस से, जो कि माइक्रो फाइनेंस की जनक हमारी विजय लक्ष्मी मैडम होती थी, जो है जो अब नहीं हमारे बीच, जो कंपनी की बोर्ड पर थी, जो है उनके यहाँ से अपने को जो है 1 करोड़ रुपए का सैंक्शन। उसी बीच कैपिटल फर्स्ट से जो है उस समय जो 9.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन अपने को मिला। तो गाड़ी चल निकली। मतलब आपको जो है 10-10.5 करोड़ रुपए आपके दोस्तों से मिल गया, आपके पास जो है लगभग 25 करोड़ रुपए के सैंक्शन आ गए। मास फाइनेंशियल सर्विसेज से गांधी हैं जो है, उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए से शुरुआत किया और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम और भी देंगे। हाँ ठीक है, पैसे महंगे थे, मार्जिन कम थी, मेहनत ज्यादा थी, लेकिन उस समय पैसे मिलना भी एक काम था। तो कई सारे लोग उसमें मजाक उड़ाते थे कि अरे अब पता लगेगा रेपुटेशन क्या है, अब पता लगेगा कि क्या होता है फाइनेंस, कैसे मिलता है, कैसे, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस का बैकग्राउंड रहा है। मैं सीएफओ नहीं रहा हूँ, मैं फाइनेंस मेरा डोमेन नहीं रहा है। मेरे लिए बहुत सारे शब्दों को जो है उसमें सीखना था, किस तरीके से जो है फाइनेंशियल टर्म्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, किस तरीके से किस डिसीजन का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में 18 साल से था, लेकिन तब भी एज ए सीएफओ जो है मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मुझे उस लाइन पे जरूर लोग कमेंट टांट करने की कोशिश करते थे कि वो बिजनेस तो कर लेगा लेकिन फाइनेंस तो नहीं आता ना उसको, जो है हम तो जानते हैं उसको फाइनेंस कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, आपकी नीयत ठीक हो ना तो आपको सब आ जाता है। आपकी सामान्य बुद्धि ठीक हो ना तो मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, फिर आप सीख लेते हो। और बड़े जल्दी ही अपने काम की चीजें मेरी समझ में आने लगी, जो है बड़ी जल्दी ही मुझे खेल के नियम समझ में आने लगे। और उसके लिए हर व्यक्ति ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया, चाहे उसने मुझे 2 घंटा टाइम लगा के इंटरव्यू करके ही सिखाया हो, उसने अपने मतलब की बात मुझसे बिजनेस की निकाली हो, लेकिन मैंने अपने मतलब की बात उससे फाइनेंस की निकाली हो, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो ये जो सेक्टर है जो है, इसमें जो है 2010 के बाद कोई नई कंपनी नहीं आई थी। एक आदित्य बिरला ग्रुप की जो है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस से एक कंपनी वो आई थी, उसके अलावा कोई नई माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं आई थी। आप ये सोचो कि एक सामान्य घर से आया हुआ आदमी जो है पूरे जीवन की अपनी पूंजी लगाकर एक सेक्टर में शुरुआत एक नई कंपनी के तौर पे कर रहा था, और जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल थे। लोगों को लगता था चलेगी नहीं चलेगी, क्यों लगाएं पैसे, कैसे देंगे। यहाँ तक कि मुझे अच्छे से याद है जो है कि कोई साहब थे, वो हमारे जो शेयर होल्डर्स थे, उनको घूम घूम के पूरे देश में बोला करते थे जो है कि अरे उस कंपनी में पैसा लगा दिया तुमने, जो लिस्टेड में लगाते तुमको 400 रुपए की वैल्यूएशन मिलती, 500 की मिलती, वहां तुमको क्या मिलेगा जो है। और वहां बताओ उस कंपनी में तो अभी सब घाटा ही घाटा है और उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता जो है। तुमने गधे हो, वहां जाकर पैसे लगा दिए जो है। कई लोगों को लोग जा जाके भड़काते थे। वो लोग बाद में मुझे फोन करते थे कि साहब ऐसा कर रहे हैं, ठीक है तुम्हारा मन करे भैया ले लो पैसे, मैं कहीं से इकट्ठा करवा के दिला दूंगा। कहीं नहीं नहीं सर, हमें पता है कि आप अच्छा ही करेंगे सर। आपको मैं भरोसा दिलाऊं, 3 सालों में उनके पैसे जो है 7 गुना बढ़े हैं। मतलब 20 रुपए के जो उनको शेयर्स थे, ऑलमोस्ट 140 रुपए हो गए। 7 गुना उनके पैसों की ग्रोथ हुई है। और जो लोग कह रहे थे उनके पैसों की ग्रोथ जो है, जो उसमें 400-450 की बात कर रहे थे, वो 50 रुपए 40 रुपए के रेट में बिकते हैं। तो ये इसलिए बिकते हैं क्योंकि नीयत का अंतर है। आपके जो है जो वैल्यू है ना, वो आपको अपनी कोर वैल्यू पकड़ के रखनी पड़ती है। आपको अपना जो है और हर मौके पर जिसने आपको पिंच किया है ना, जिसने आपको नीचा दिखाया है ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त वही था, क्योंकि उसके बिना आप बढ़ नहीं सकते हैं। जब तक आपके जीवन में किसी ने आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराया और उसको आपने दिल पर लेकर काम नहीं किया, तब तक आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। हमेशा जो है एक पॉजिटिविटी के लिए, रोशनी फैलने के लिए अंधेरे का होना बहुत जरूरी है। अगर जो है अगर सब अंधेरा रोशनी हो, दिन का धूप फैला हो, सब रोशनी हो, उसमें आप टार्च जलाओ, कौन देखता है? अंधेरा होगा तभी उस टार्च की जरूरत दिखाई देगी। इसलिए जो है जब आपकी जिंदगी में लोग अंधेरा
क्रिएट करें जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस क्रिएट करें, जब आपको डिस्काउंट करें, जब आपको इग्नोर करें, तो आपको वही बात पकड़नी है। और कहीं ना कहीं आपके दिल में आना चाहिए ना कि हम जो है अपने आप को, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। आपको खुद को, अपने बिलीव को प्रूव करने की जरूरत होती है। आपको अपने आप के सामने खुद का जवाब देने की जरूरत होती है कि हाँ, क्या लोग जो मेरे बारे में कर रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूं, दोनों में मैं कहां हूं। तो वो रोज अपने आप को जो है डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो ये अपने आप में काफी ताकत देता है। तो मैं बता रहा था कि कंपनी की शुरुआत हुई और डिमोनेटाइजेशन आया, और डिमोनेटाइजेशन का फेज भी हम सब लोगों ने जो है बड़ी मुश्किल से झेला जो है। लेकिन जो मित्र लोग थे, जो लोग अलग अलग जगहों पे थे, और उनको मेरी काबिलियत पे भरोसा था या मुझ पे भरोसा था या मुझे नहीं पता क्या भरोसा था, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन सबने मेरी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले किया। और हर व्यक्ति जो है मेरे लिए, मेरा चाहे 50 लाख रुपए का शेयर, 50,000 रुपए का शेयर होल्डर था, चाहे वो 50 लाख रुपए का था, हमने सबको इक्वल ट्रीट किया। और वो आपके लिए बड़ा जरूरी होता है। आपका जो है, जब आप बिजनेस में होते हो, आपका कस्टमर चाहे 1 रुपए का सामान खरीद रहा है, चाहे 1 करोड़ रुपए का सामान खरीद रहा है, आपको सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट ट्रीट करनी पड़ती है। उसी तरीके से हमने अपने शेयर होल्डर्स के साथ किया। तो वो जब भी कंपनी को कम पैसे जरूरत पड़ी, पूंजी की जरूरत पड़ी, हमारे इन्हीं छोटे शेयर होल्डर्स ने हमें हमेशा पैसे दिए और कंपनी भरोसा रखा। तो यह बड़ी चीज रही। और आज हम 3 सालों की अपनी यात्रा में 1800 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट कर चुके हैं हम लोग। जबकि ये जो 3 साल का जो बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का जो समय था, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे टफ टाइम था। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन था, डिमोनेटाइजेशन से थोड़ा सा निकलना शुरू हुए तो आपने देखा मेहुल चोकसी का एक केस हो गया, जिसमें बैंकिंग फ्रॉड साइज जो है पीएनबी और बाकी सबके जो है वो थोड़ा आगे चलना शुरू हुआ। तब तक किंगफिशर एयरलाइन से जो है विजय माल्या का 10,000 करोड़ का केस आ गया। पूरा बैंकिंग फाइनेंस फिर से 6 महीने तक खुल रहा, वो निकलना शुरू हुआ। तब तक जो है डीएचएफएल का केस आ गया। डीएचएफएल के लाखों करोड़ रुपए के बाद जो है अगला नंबर आईएलएफएस क्राइसिस आ गई। आईएलएफएस और इन सब के बीच जो है अब आप जो है ये कोविड-19 की क्राइसिस है। बीच में कहाँ आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आई, ये सब चीजें तो जीवन का रोज का हिस्सा हो चुकी हैं। और इन सब के बीच भी जो है ये सेक्टर कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं। जो है दोस्तों, जब हम लोग जो है 2017 में डिमोनेटाइजेशन के बाद के समय में, जनवरी में, जब मैं अपनी टीम को बोल रहा था कि हम सब लोगों को फिर से जो है ग्राउंड पर जाना चाहिए और लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो टीम में भी कंफ्यूजन होता है। मार्केट में आपका डिसबर्समेंट कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन शायद मेरी टीम ने मुझ पर भरोसा किया और टीम ने आपस में निर्णय लिया, और हम सब लोग उस टाइम में जब कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा था, तब हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर काम किया। मेरी उस समय की जो फाउंडिंग टीम थी कंपनी की जो है, वो 3 साल तक करीब चली, और उसमें से 1-2 लोग जो है वो अपना नया बिजनेस करने फिर बाद में आगे भी अलग भी हुए, लेकिन अच्छे टर्म पे अलग हुए। तो चलता रहता है, क्योंकि एक फाउंडिंग टीम आपके साथ जो है 3 साल चल गई, 4 साल चल गई, वो काफी ठीक है। जो है सबके अपने एस्पिरेशंस हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन लोगों ने हम पर भरोसा किया और मैंने उन पर किया जो है, और हम सब लोगों ने बड़े कम समय में करीब 1800 करोड़ की लैंडिंग कर दी, 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी खड़ा कर दिया। और इस मेरी जर्नी में मेरे टीम के एक एक सिपाही का योगदान, हर व्यक्ति ने अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ कंपनी का अपना 100% से ज्यादा दिया। और सबसे आसान काम क्या था, जो मुझे कई बार दिखाई देता है कि हमारे यहाँ या मेरी अपनी सोच में जो है 2 चीजें, 2 फार्मूले मेरे बड़े सिंपल हैं। एक तो ये है कि दिमाग और दिल और दिमाग के बीच में आपकी जबान है। बेहतर है जब बात ऐसी हो तो आप कह दीजिए। जो है कोई बात आपके दिमाग में खलबली मचा रही है तो दिल पे मत ले जाइए, उसको जबान से बोल दीजिए, हल्के हो जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ आपके दिल में पड़ा है, दिमाग मत घुसाइए, उसके पहले आप उसको जो है जबान से निकाल दीजिए, निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगी, सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता तो रास्ते तो आगे है ही है। हर आदमी जो है कहीं किसी का गुलाम नहीं है और अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद है। जो है और जो दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रोज डिबेट नहीं कर सकते, कहीं न कहीं किसी एक को डिसीजन लेना पड़ता है।
और मैं अपनी कंपनी में जब मैं अपनी कुर्सी बैठता हूँ तो फाइनल डिसीजन तो मेरे पास ही है जो है, और मैं फिर जो है हार का ठीकरा किसी के सर पे नहीं फोड़ता। मैंने कभी नहीं कहा कि ये काम आपकी वजह से नहीं हो पाया। हाँ, सब लोग क्लेम करते हैं कि मैंने कर दिया, हमने कर दिया, मैंने होता तो ना होता, ये सब मुझे सुन के अच्छा लगता है। कई लोग लगता है कि ये काम मेरी वजह से ही हो रहा है, मुझे वो भी सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, अच्छा है, कम से कम जो है दिल से आदमी काम कर रहा है तो उसको लगता है कि हमने पूरा दिल से काम किया, हम ना होते तो ना होता। मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि जब डिसीजन हो चुका है काम करने का, तब डिस्कशन नहीं हो सकता। अब जो है हार होगी या जीत होगी, फिर से हम उसका जो है परिणाम निकालेंगे, वापस आएंगे, फिर से अपने ड्राइंग रूम में आएंगे, फिर से ठीक करेंगे। खाली हम रोज डिस्कशन नहीं कर सकते। तो सत्या की जो बड़ी स्ट्रेंथ है, हम डिस्कशन करते हैं, डिबेट भी करते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है कुछ देर तक डिस्कशन नहीं करते। हम फिर उसके हर एक पहलू पर डिस्कशन करते हैं कि ये काम स्मूथ है, ये नहीं है, ये ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो टीम का भरोसा है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और आपकी टीम आपके साथ तब तक रहेगी जब तक दो चीजें होंगी, या तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ कुछ राजनीति करने वाले नहीं आ जा रहे हैं, या जो है आप दोनों की सोच एक जैसी है, सब लोग मिलजुल कर चलना चाह रहे हैं। 90-95% लोग जो है मेहनत कश लोग होते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी जिंदगी बड़ा कुछ करने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। कभी कभी एक आध केसेस आते हैं, कहीं कहीं जो है वो आपको संभालना वो सब आता है, कहीं कहीं उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है। फिर इस फेज में इस 1800 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है उस टीम ने इकट्ठा की जिसका फंडिंग बैकग्राउंड नहीं था। वो इसलिए कि हमारे बिजनेस मॉडल पर लोगों ने भरोसा किया। जो मैं मार्केट में बोल रहा था वो मेरी टीम कर मुझे दे रही थी, इसलिए उस पर लोग ट्रस्ट कर रहे थे। मेरी कथनी और करनी में मेरी टीम ने कभी अंतर नहीं होने दिया। मैं जब आके बोलता था कि हमने ये प्लान लिया है और हमें इस पर काम करना है, मेरी टीम मुझे करके देती रही है, और वो ज्यादा अच्छा करके देती रही है। और आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, खाली 3 महीने में हम सब लोगों ने करीब जो है 400 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया। अगर वो लास्ट ईयर जो है डिमोनेटाइज, वो कोरोना का इम्पैक्ट ना आया होता और वो लॉकडाउन ना हुआ होता, मुझे लग रहा है 150 करोड़ के प्रपोजल्स हमारे हाथ में थे, और फंडिंग पाइपलाइन सब हाथ में थी। और सब इसलिए हो पाता है क्योंकि टीम हमारी जो है वो, उसको पता है कि मैंने उनको जो है एक बड़ी सीधी सी कहानी से जोड़ रखा है, पानी की रस्सी से, जो है कि अगर जो है जरूरत है कुछ किए जाने की तो हर आदमी निर्णय नहीं ले रहा होगा। जो निर्णय हो चुका उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि हम जो है एटम बम नहीं बना रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा जो है परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। हम जो है, हमारी प्रोसेस बड़ी सिंपल है, कुछ गलती भी हो जाएगी तो हम रिपेयर कर लेंगे, लेकिन हम खाली बहुत परफेक्ट बनाने के लिए जो है खड़े नहीं रहेंगे। और उस पर टीम भरोसा करती है, और उनको ये भी पता है कुछ खराब भी हो गया तो एटलीस्ट जो है ब्लेम उन पर नहीं आएगा, मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और वो चीजें मैंने जो है बहुत सारे लीडर से सीखी है। जो सक्सेस है वो टीम की है, जो फेल्योर है आपका अपना है। और मेरे जो बचपन के दिनों में, स्कूल के दिनों में, किसी एक जगह पे मेरे किसी दोस्त ने मुझे बड़ी सीधी सी, बड़ी सिंपल सी लाइन बताई थी। ऐसी बातचीत में कहा था, विवेक, वो जो सफलता होती है उसके सैकड़ों दावेदार होते हैं। जब आप जिंदगी में सफल होते हो तब आप बहुतों के रिश्तेदार हो, बहुतों के दोस्त हो, और हर व्यक्ति आपको कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ हमारी वजह से इन्होंने ऐसा कर लिया। लेकिन जब आप असफल होते हो, असफलता अकेले दम तोड़ती है। आपकी असफलता को कोई भी व्यक्ति कंधा देने वाला नहीं है। अगर आपकी सक्सेस है तो उसको दुनिया सलाम ठोकेगी, दुनिया आपके बारे में बहुत कुछ कहेगी, मैं तो पहले से जानता था, जीनियस था, मैं तो पहले से जानता था ये कर लेगा, कोई कहता था ये हो जाएगा, या मैंने ये कर दिया उसके लिए, मैंने होता तो ये ना होता, वो सब लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर फेल्योर आपका हो गया और सारी ग्रैंड टीम आपके पास है लेकिन फेल्योर हो गया, उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेहतर है कि आप खुद ही अपनी तरफ से अपनी सक्सेस को अपनी टीम को दीजिए, और जो फेल्योर है वो आपका ही है। जो भी आदमी फ्रंट पर है, जो भी आदमी लीड पर है, जो नहीं हुआ उसी की वजह से नहीं हुआ। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। तो ये समय जो है वो बड़ा अलग तरीके से निकला, जोश में रहे हम, जुनून में रहे। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद एज ए टीम हम कभी अपने आप को प्रेशर में नहीं लिए।
पिछले 2 महीने 2.5 महीने से लॉकडाउन के बाद भी पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री में सब समय कोहराम मचा है। इसके बावजूद हम कभी हताश निराश नहीं हुए, रोज नए प्रयोग किए, रोज नई कोशिशें की। हम अपने आप को और ज्यादा डिजिटाइज करने में जी जान लगा रखे हैं। अल्टरनेट बिजनेसेस हम क्या इसमें से निकाल सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। टीम जो है वो इस टफ टाइम में, आपको मैं बताऊं, देश के जो है 50 शहरों में जब माइग्रेंट्स प्रॉब्लम बड़ी हो रही थी तो लोगों ने जो है, हमारी टीम ने सत्या रसोई के माध्यम से अभी तक जो है 3.5 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स को फूड प्रोवाइड करने का काम किया। डर लगता है उनको इस 45 डिग्री के टेम्परेचर पर लोगों के बीच में खड़े होकर जो है, इस बीमारी के सामने खड़े होकर खाना देने के लिए बोलने में, लेकिन टीम है कि मानती नहीं है। इसके बावजूद लोग उसी लगन से, उसी हिम्मत से लगे पड़े हैं और रोज जो है 50,000 60,000 माइग्रेंट्स जो इधर से उधर पैदल जा रहे हैं। कई सारे लोगों को मैं आपको बताऊं, स्टोरीज इतनी भयानक हैं कि 3-3 दिन खाना नहीं मिला है। ऐसे लोग भी टीम ने सर्व किए हैं और खाना पाने के बाद लोग के आंसू निकल गए। तो इस भयानक त्रासदी में हम सब लोग जी रहे हैं। और जब भी कठिनाइयां आपके इर्द गिर्द हों, आपको उसमें से सेवा करने का अवसर ढूंढना पड़ता है। आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है और लगातार काम करने की नीयत आपको रखनी पड़ती है। तो ये जो समय रहा, इस टीम की ताकत पर, इस टीम की इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी पर और हर मुश्किल में जीत हासिल करने की हिम्मत और हौसले पर मैं लकी रहा कि मेरे इन्वेस्टर्स मेरे साथ रहे और उन्होंने इस समय भी, आज शायद आप सब लोगों ने देखा होगा, कंपनी ने 105 करोड़ रुपए की इक्विटी रेज की है। जापान बेस्ड, हमारी टोक्यो बेस्ड कंपनी है गोजो एंड कंपनी जो है, इतने टफ टाइम में जब पूरे सेक्टर में बड़े रेयर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें से उन्होंने 105 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये इसीलिए संभव है क्योंकि उनको भरोसा है, उनको पता है ये की टीम जो है डिलीवर करके ही मानेगी। और ऐसे समय में ही जो चैलेंजेज हैं वो हमेशा लीडर इमर्ज कराते हैं। हमेशा जो चैलेंजेज हैं वो नए विनर्स पैदा करते हैं। जो कठिनाइयां हैं उसमें कोई न कोई उस गेम का नया जो है विनर पैदा होता है और ये समय सत्या का है। इस क्राइसिस में भी ये टाइम मैं कह रहा हूं, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग जुड़े हो, तो निश्चित तौर पे समय सत्या का है। और इस समय में भी सत्या टीम जो है 4 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। गवर्नमेंट ने जितने अनाउंसमेंट अभी किए हैं, 20 लाख करोड़ के हिस्से का बहुत सारा कुछ जो है, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत सारा हिस्सा जो है बिना माइक्रो फाइनेंस के नहीं पूरा हो सकता। और माइक्रो फाइनेंस में सत्या अपना बड़ा रोल प्ले करने के लिए तैयार है। देश के उन लाखों लोगों को जो रोजगार खड़ा करना चाहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए वो टीम दिन रात काम करने के लिए तैयार है। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि सफलताएं छोटी छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनके माने बड़े होते हैं। उनके इस पर्टिकुलर टाइम में जब पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री में बिल्कुल तूफान सा चल रहा हो, उसमें से टीम सत्या जो है एक जुगनू की तरह चमक रही है, एक रोशनी की तरह लोगों को दिख रही है। जहां पर रेटिंग एजेंसीज, ग्रेडिंग एजेंसीज सभी से धीरे धीरे अपग्रेड कर रही हैं। ऐसे टाइम में जब जो है नॉर्मली सब डाउनग्रेड हो रहे हैं, ऐसे टाइम में जब इन्वेस्टर्स दूर जा रहे हैं, तब हमारे इन्वेस्टर्स हम पे भरोसा करके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे लेंडर्स हमारे साथ बात कर रहे हैं। हमारे बरोबर्स जो है ऐसे टफ टाइम में, जब आप मॉरिटोरियम बाकी सारी चीजों की बात कर रहे हैं, मेरी टीम जो है खुशी खुशी लोगों से जो है ठीक ठाक अमाउंट में कलेक्शन रिपेमेंट कर पा रही है, और अभी इस टफ टाइम में। तो ये तब संभव है जब आपकी प्रोसेस जो है स्मूथ हो, जो है जब आपके काम करने का तरीका स्मूथ हो और आपके अंदर जो है एज ए कैप्टन आपके ऊपर रोज जिम्मेदारियां आएंगी। आपके पास रोज हारने के बहुतेरे अवसर होंगे। जो है उन अवसरों के बीच में आप कैसे अपनी टीम को मोटिवेट रख पाते हो, कैसे खड़ा रख पाते हो, और उससे भी ज्यादा खुद के लिए, क्योंकि जब से आप धीरे धीरे ऊपर आते हैं आप अकेले होते जाते हैं। आपके पास रोने वाले कंधे कम हो जाते हैं। बचपन के दिनों में बहुत सारे दोस्त होंगे, परिवार के लोग होते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ियां बड़ी होती जाती हैं, तो कई बार आपको पता भी नहीं होता, आपके यहाँ तक कि परिवार के लोग भी नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। आपके परिवार, क्योंकि उनके लिए तो आप सामान्य वही हो जो पहले थे। जो ऐसे समय में आप अपने जो है, जब आप हारने की उम्मीद भी दिखाई देती है, जब आपको लगता है कि आप जो है, आपको कभी कभी रोने का मन करता है, लेकिन आपके पास लोग नहीं होते। जो है मेरा अपना आप सबसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होता है कि लोग जो है अपने 2-1 दोस्त जरूर रखें जिनके कंधे पर जो है निसंकोच रो सकें।
क्योंकि उससे आपको फिर से ताकत मिलती है। जिंदगी में मैं लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ मिलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कभी भी डांट वांट भी लेता हूँ। तो वो काफी मेरे दोस्त हैं अजय जी, वो कह रहे हैं डॉक्टर ऑन-कॉल फैसिलिटीज भी दी गई, आप उसकी बात कर सकते हैं। हाँ, हमने जो है देश के जो है 25 लाख लोगों को डॉक्टर ऑन-कॉल फैसिलिटी दी। उस समय जब देश में हर आदमी को लग रहा था कि हमें कोविड-19 तो नहीं हो गया, हमें कोरोना तो नहीं हो गया है, उस समय हमने हर व्यक्ति को जो है 100 से ज्यादा डॉक्टरों का एक पैनल दिया, जिसको लोगों ने कॉल करके जो है अपनी बीमारियां, अपनी जरूरतें, अपनी दवाइयां ली। और जब ओपीडी बंद थी तो निश्चित तौर पे ये सारी फैसिलिटीज जो है वो समाज के आखिरी तबके तक हम सबने पहुंचाने का प्रयास किया है। और तो जो मेरे अपने जो, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी, मुझे लगता है 1 घंटा बात करते हो चुका है, तो मैं समराइज करना चाहूंगा कि जब मुश्किलें आए उन मुश्किलों में भी आपको मुस्कुराने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। जब हारने की पूरी संभावना हो तब भी आपको जीतने का एक क्षण जरूर मिलेगा, और वो क्षण आपको ढूंढ के रखना है। आपको उस समय भी चौकन्ना रहना है, उस एक पल का आपका इंतजार करना है, और उस एक पल में आप सारी हारी बाजी पलट सकते हैं। जो तीसरी चीज है, आपके सारे डिसीजंस जो है जब सेल्फ सेंट्रिक होंगे आपको सफलता कम मिलेगी। जो है जब आपके डिसीजंस जो है वो लोगों के लिए होंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। जब मैं कंपनी की शुरुआत किया तो थोड़े से खर्चे अपने ज्यादा थे, और मैंने अपने अकाउंट सेट हैं जो है उन्होंने मुझे कई बार बताया कि सर ये थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा है जो है। तो हमने कहा ये एक्सपेंसेस इनकम जो है, तो कहिए क्या होता है। हमने कहा देखिए क्या है कि ये जो है बिल्डिंग फेजेस जो है, इस समय जो है थोड़े से खर्चे ज्यादा करने पड़ते हैं। वजह ये है कि हर व्यक्ति अपना जॉब छोड़ के आ रहा है, कहीं न कहीं बड़ी कंपनी में काम करके आ रहा है। तो अगर जो है आप पहले दिन उसे डरा देंगे कि बड़ी छोटी कंपनी है, घबरा जाएगा कि उसको लगेगा तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो है इसलिए जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन कीजिए, जो आपकी छोटी छोटी सफलताएं हैं उनको आप सेलिब्रेट करिए। उससे क्या होता है, आपकी टीम यूनाइट होती है, सबके सामने कॉमन मिशन आता है, सबके सामने कॉमन गोल आता है। और ट्रांसपेरेंसी टॉप टू बॉटम रखिए। जो है कभी हो सकता है आप 90% 95% ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, बिजनेस में आप 10-5% आपको सीक्रेसी रखनी पड़ती है, लेकिन आप मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रखिए। और अगर आप कभी दिक्कत में भी हो आप अपनी टीम के सामने खुलकर अपनी बात कह पाए, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। और कभी भी जो है वो लाग लपेट के साथ बात करने की जरूरत नहीं होती। जो है हमेशा अपनी बात को जो है सीधा सीधा कहिए, ज्यादा भारी भारी शब्दों से वो मुझे समझ में नहीं आता। जो सीधा मकसद है उसको आप सीधा कह दीजिए, दिल से कहिए। कभी हो सकता है किसी को बुरा लग जाएगा, 2 घंटे बाद माफी मांग लीजिए, भाई हो गई गलती हो गई, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो है अपने अंदर बहुत गुस्सा पाल के मत रखिए, निकल गया निकल गया। आप मतलब जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे क्या है, आजकल लोग जो है अपने दिमाग में गुस्सा भर लेते हैं, वो निकाल नहीं पाते। मुझे कभी कभी लिखता है, मैं थोड़ा बोल भी देता हूँ, फिर अपनी टीम से माफी मांग लेता हूँ। एक आध बार हो जाता है तो मेरे लोग मुझे थोड़ा समझने भी लगे हैं, मुझे माफ भी कर देते हैं। वो अच्छे लोग हैं, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पास 1800-2000 अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ दिन रात काम करते हैं। मेरे एक इशारे पे जो है वो हजारों किलोमीटर यात्रा करके भी कंपनी की सेवा कर रहे हैं। कोरोना की टफ टाइम में भी जो है वो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों के लिए खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब तभी संभव है जब आपके पास लोग अच्छे हैं। अगर आपके पास जो है थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, बशर्ते उनकी नीयत अच्छी है और झूठ मूठ की राजनीति करने वाले नहीं, वो दिन भर जो है वो आपके इर्द गिर्द नहीं देख रहे हैं, अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप थोड़े सौभाग्यशाली हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी किस्मत खराब होती है, आपके पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके ही ऊपर इर्द गिर्द देखते रहते हैं, आपके नीचे अपने काम पे फोकस नहीं करते। तो ऐसा जो है मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है, राजनीति होने लगती है, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाती है, टीम में स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और हमेशा जो है मेरा एक बड़ा सीधा सा मंत्र है, सड़ा हुआ आलू आपको थोड़ा अलग रखना पड़ता है। हमें किसान घर से आते हैं, हमें पता है कि सड़ा हुआ आदमी दूसरे को बहुत सड़ाता है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि आदमी सड़ा हुआ है, इसकी सोच ठीक नहीं है, तो बेहतर उसको थोड़ा आइसोलेट कर दीजिए। जो आइसोलेशन है, क्वारंटाइन करना है, ये सब उसके लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर उसको हम आइसोलेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पूरा आपका सिस्टम सड़ा देगा। जो है इसलिए अपने सिस्टम को आपको जो है सड़े लोगों से दूर करना पड़ता है। झूठ मूठ की पॉलिटिक्स करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सुख दुख सबका सुनिए जो है, लेकिन आपके पीठ पीछे जो है वो खुराफात करने वाले लोग बड़े अच्छे नहीं होते। जो है बेहतर है कि ऐसे लोग मैनेजमेंट को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। बड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है, बहुत मेहनत से अपना सब कुछ लगाकर वो शुरुआत करता है। तो किसी को भी जो है
किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ को जो है अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको जो है डिरेल कभी नहीं कीजिएगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक चिड़िया जो है अपना घोंसला बना रही होती है, उस घोंसले को कोई जाके बीच में खींच दे, उजाड़ दे, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। तो चाहे कुछ भी, आपका दुश्मन भी अगर जो है वो एंटरप्राइजेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, आपको उससे भी छिड़ने का अधिकार नहीं है। तो वो बड़ा जरूरी होता है। और साथ में जो है मुश्किल हालात में भी अगर आप खुद आपके साथ नहीं खड़े हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं आने वाला। टफ टाइम में आपको रोज एक सवाल खुद से करना पड़ेगा, आप अपने साथ खुद खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अगर आप खुद नहीं खड़े हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है। और जब भी आप शुरुआत करेंगे, 4 कदम आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कभी भी आपके साथ रेला और मेला नहीं चलता। आपको शुरुआती 4 कदम तो खुद ही चलने पड़ेंगे, और उन 4 कदमों के बाद ही आपके पीछे 1-2 और 2 के बाद 4, 4 के बाद 40 और 40 के बाद 40,000 लोगों का रेला तभी दिखाई देगा जब लोग आपको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे, और आपकी कथनी करने में अंतर जितना कम होगा उतना आपके लिए आसान होगा जीवन। बहुत सारे लोग जो है वो दिमाग में कुछ और रखते हैं, दिल में कुछ और रखते हैं, अलग अलग राजनीति में घुसे रहते हैं। अगर आप अपनी टीम के साथ राजनीति कर रहे हैं तो आपकी टीम भी आपके साथ वही काम कर रही होगी, इसलिए बेहतर है चौकन्ने रहिए जो है। और अगर कोई आपको नहीं पसंद आता तो नहीं पसंद आता, कोई कंपल्सन नहीं है। आपकी टीम में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, 2 लोगों के साथ आप नहीं बनती तो हाथ जोड़ सकते, भाई आपसे नहीं बनती जो है माफ कर दीजिए और आप भी अपना कुछ रास्ता ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अपने दिमाग में जो है वो खिचड़ी नहीं पका सकता। तो बोलने में कोई बुराई नहीं है। जो है साफ रहिए, इंसानियत की सबकी इज्जत करिए, बिजनेस को अपने प्रोटेक्ट करके रखिए, और लोगों को जो है साफ मैसेज दीजिए, आप सफल रहेंगे। जो और मैं कहना चाहूंगा कि आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान जो है ना, पहले दिन खड़े होना भी नहीं था। जो है हम सब लोगों ने जब खड़े हुए, दौड़े, चले, बचपन के दिनों में वो भी बहुत कठिन काम था, लेकिन अभ्यास हो जाता है। उसी तरीके से जब आप जो है चलना शुरू करते हैं तो आपको लड़ना आ जाता है, आपको खड़े होना आ जाता है। जो कठिन परिस्थितियां हैं ना, वही सबसे बड़ी आपकी दोस्त हैं। उसी समय सबसे बड़ा आप इन्वेंशन करेंगे जो है, उसी समय आप सबसे बड़े रास्ते ढूंढेंगे जो है, उसी समय आप डिफरेंशिएटेड वे ढूंढ पाएंगे, उसी समय आप अपनी ताकत को पहचान पाएंगे, उसी समय आप अपने लोगों को पहचान पाएंगे, कौन आपका है, कौन आपका पराया है। और वो बड़ा सामान्य सा है जो है कि आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो जब विपत्तियां आती है ना, उस समय आप देखिएगा आपका धीरज जो है, आपका धैर्य जो है आपके साथ है कि नहीं है। आप अपने धर्म पर हो कि नहीं हो, वो आपके साथ है नहीं। तो वो बड़ा जरूरी होता है उन चीजों की पहचान करना। तो विपत्तियां ही जो है आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। कठिनाइयां ही आपको जो है इनोवेट करने के लिए तैयार करती हैं, आपको एक्स्ट्रा इफर्ट के लिए तैयार करती हैं। आप वो सारे काम कर पाते हो। आप 2 ही तरीके से कर सकते हो, मुसीबत में कर सकते हो या जुनून में कर सकते हो। एक तरीका है जुनून में, आप जुनून में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और एक जब मुसीबत आप देख रहे हो, उस समय आप सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हो। ऐसे 3 महीने पहले किसने सोचा था कि इतने बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस सब जो है लाइव कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से हम सब लोग जो है सैकड़ों लोग जुड़कर एक दूसरे को सुनेंगे। आज जरूरत आ गई तो हम यूज्ड टू हो गए, हर आदमी उसका हो गया। तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो मैं काफी समय ले चुका हूं, और मैं लगभग आधा घंटा ही बोलना चाह रहा था, लेकिन भावावेश में काफी कुछ बोलता चला गया हूं। अगर कहीं किसी को भाई बुरा लगा हो तो माफ कर देना, बहुत दिल पे मत लेना, क्योंकि बस इतना है कि आपको रोज ये तय करना है कि आप अपने साथ हो कि नहीं हो। आप फिर उम्मीद कर सकते हो मेरे साथ किसको होना चाहिए था, वो है कि नहीं। फिर आप सोच सकते हो कि इस जंग से, इस युद्ध से, या इस मेरे प्लान से मेरा भला है, मेरे परिवार का भला है, मेरे दोस्तों का भला है, कि या इससे ज्यादा लोगों का भला है। अगर ये ज्यादा लोगों का भला है तो आपके लिए जो है रास्ता आसान होगा। जो है अगर आपकी सोच में सर्वे भवन सुखना है, हर व्यक्ति की खुशी है, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन आसान होगा। क्योंकि सर्वे में आप भी हो। मैं कभी नहीं करता सर्वे भवन सुखना में जो व्यक्ति उस फिलॉसफी में है वो अपने आप को अकेला छोड़ दे। जो है सर्वे भवन सुखना का पार्ट आप भी हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सबका भला कर रहे हो आप। जैसे ही आप सेल्फ सेंट्रिक होंगे, अपनी भलाई की बात बहुत करने लगेंगे, अपनी सोच ज्यादा कर देंगे, तो आप छोटे होना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ करने की नियत है, तो निश्चित तौर पे आप दूसरों के बारे में भी सोच के चलिए। गलतियां होंगी,
बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होंगी, आपसे पूरा होगा, आपसे नहीं पूरा होगा, उसके लिए बहुत सारा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी नीयत ठीक है तो आपके परिणाम कभी खराब नहीं होंगे। आपकी अगर नीयत ठीक है तो आपके रिजल्ट खराब भी होंगे, तब भी आपके लोग आपके साथ होंगे। हार या जीत हो सकती है, लेकिन लड़ते समय नीयत में खोट नहीं था। अगर ये है तो आपकी जीत कहीं गई नहीं है। और आपकी कठिनाई में, कठिन समय में कोई बड़ा आदमी आपके साथ नहीं खड़ा होता। आपके जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा साथ हो खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी जो है दुनिया में किसी को मत सुनिए, लेकिन उनको सुनिए जो इग्नोर्ड हैं, जो है जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे कमजोर हैं। आप अपने बराबर, अपने बड़े लोगों को बहुत नहीं भी सुनेंगे तो चल जाएगा जो है, लेकिन आप अपने से छोटे और गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगर आप सुनते हैं तो वो आपकी असली ताकत है। बाकी तो मोबाइल मैन पावर आती जाती रहती है, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको जो है हमेशा अपने बिजनेस आइडियाज पे भरोसा रखना चाहिए, अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए, और अपनी कंपनी के सबसे निचले कर्मचारी को अपने साथ सबसे करीब रखना चाहिए। बाकी तो सब लोगों की जरूरत होती है, सब स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जरूरत है उनकी, लेकिन उनकी जरूरतें, उनकी उम्मीदें ज्यादा बड़ी हैं। आपके लिए सबसे आसानी से किसी उस उतने समय में आप जो है 10 लोगों की, उन लोगों की जरूरतें पूरा कर सकते हो जो बहुत छोटे हैं। ये आपको ताकतवर बनाएंगे, ये आपको, आपकी सोच को पक्का करेंगे जो है, और आपके आंख और कान जो हमेशा खुले रहते हैं। तो ये बड़ा रहा, और मैं काफी कुछ बातचीत आपसे किया। इस समय जो है सत्या देश के 22 प्रदेशों में काम कर रही है। दुनिया के 2 देशों से, ऑस्ट्रेलिया और जापान से हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो है, उन्होंने हिंदुस्तान में आकर जो है सत्या कंपनी को खोजा और यहाँ आके इन्वेस्ट किया। इसलिए कर पाया शायद, जो है जो काम हम लोग कर रहे थे वो सामान्य ही था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये है कि करने की नीयत साफ थी। और जो हमारे अभी तक के जो अचीवमेंट्स हैं जो है वो निश्चित तौर पे फास्टेस्ट हैं, क्वालिटेटिव हैं, अच्छे हैं। ये सब तभी संभव है जब बड़ी लगन के साथ खड़ी होनी वाली टीम जो है इस काम को अंजाम दे रही होती है। तो जिंदगी में मैं खाली 2 लाइनों से कहीं से किसी उसका हिस्सा है, मैं कई बार सुनाया हूँ अपनी टीम को, और मैं उसको सुना के खत्म करना चाहूंगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा, शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। तो जिंदगी में आपको कुछ भी आसान नहीं मिलने वाला है, आपको कठिनाइयां मिलेंगी, और उन कठिनाइयों को आपको हथियार बनाना पड़ेगा, और उनको आपको लेकर आगे चलना पड़ेगा। और इसी के साथ जो है मैं अरुण को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनकी जो है आत्मनिर्भर बनने की जो प्रेरणा लोगों को देना चाह रहे हैं। जो आपका मकसद है कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आए, बहुत सारे लोग जो है आत्मनिर्भर बन के बहुत सारे लोगों को सहयोग कर पाए और देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे पाए। मैं आपको बहुत सारा सद्भावना देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये मुहिम जो है कामयाब हो, और आपकी इस यात्रा में, इस प्रयास में हम सब लोग अगर कहीं से भी जो है सहयोग कर सकते हैं, निश्चित तौर पे खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक मुझे काफी ध्यान से सुना, मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।